कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी में। हम पढ़ने जा रहे हैं यूजी नेट जीआरएफ हिंदी इकाई 7 हिंदी कहानी। और आज हिंदी कहानी में हम पढ़ेंगे राजा निर्वंशिया। यदि इससे पहले की कहानियाँ आपने नहीं पढ़ी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। जो भी साथी यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट आपका अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके या फिर हमारी प्राइवेट क्लासेस के माध्यम से। जिन भी साथियों का हिंदी सब्जेक्ट है, आप अगर हमारा पेपर फर्स्ट ज्वाइन करेंगे तो आपको आपका सब्जेक्ट फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आप सभी के लिए बोनस है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साथियों, क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आपको पता है बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में और मुझे उम्मीद रहती है कि मेरे साथी जो है वो मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। राजा निर्वंशिया किसकी रचना है? ध्यान से सुनिएगा। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में लंबा हो जाता ना क्लास, तो इसलिए हम 2 भाग में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की कहानी है। कमलेश्वर जो है ना, ये समांतर कहानी के संस्थापक हैं। समानांतर सुना होगा आपने, पूछा जाता है। समानांतर कहानी जो है 1974 में, समय क्या है 1974, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जान लेना कहानी को पढ़ने से पहले। फिर कमलेश्वर की कहानियां हैं राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया जो है ये कहानी संग्रह है, 1957 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। उसके बाद आती है कस्बे का आदमी। ठीक है, कस्बे का आदमी। ठीक है, कस्बे का आदमी 1958। ठीक है, 1958। फिर आती है खोई हुई दिशाएं। ध्यान दीजिएगा, खोई हुई दिशाएं। ठीक है, खोई हुई दिशाएं। समय क्या है? समय क्या है 1963। ठीक है, 1963। उसके बाद आती है मांस का दरिया। मांस का दरिया। मांस का दरिया। समय क्या है 1966। फिर आता है बयान। फिर बयान इनकी कहानी आती है, बयान। समय क्या है 1973। नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। फिर आती है आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक। समय क्या है 2002। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख 6 कहानियां हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक है। ठीक है, इतना आपको करना है। समांतर कहानी से संबंधित है। कमलेश्वर पूछा जाता है ना, नई कहानी से संबंधित है या कहानी से संबंधित है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछा। ये कमलेश्वर जो है ये समांतर कहानी से संबंधित है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कहानी। कहानी में जो भी पॉइंट में अंडरलाइन करूँ उनको नोट करते जाइएगा। और हाँ, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, तो रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल कंप्लीट हो गया ना, तो कल जो हमें क्लास लाएंगे हम, उसमें हम रामचंद्र शुक्ल का जो आदिकाल पढ़ा है उससे मुख्य जो कथन है जो पूछे जाते हैं वो मैं लेकर आऊँगी कल की क्लास में। ठीक है, उसके बाद भक्ति काल स्टार्ट करेंगे। एक राजा निर्वंशिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठे जाते थे। गौरव कौन? ये हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में पूजा होती है तो मिट्टी और गोबर की गौरी गणेश बनाए जाते हैं साथियों। ठीक है, मिट्टी और गोबर के जो है गौरी गणेश बनाए जाते हैं। ये हमारी परंपरा है, हमारी आस्था है। राइट, कि हम देखिए पूजते किसको हैं? जिससे हमारा जन्म हुआ है, उन्हीं चीज़ों को पूज रहे हैं, उन्हीं को देवता और मानना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं? मतलब जो अगर आप हमें मैं एक सिर्फ क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैसे आपके साथ कोई अच्छा करता है तो आपको मानना चाहिए ना, उसका एहसान मानना चाहिए कि इसने हमारा अच्छा किया है। राइट, तो उसी तरीके से हम जिसमें खेल रहे हैं, जिसमें रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में, तो उसे हमें देवता की तरह हम पूजते हैं। यही हमारे भगवान है। राइट, तो ये इस कहानी में जो है लौकिक, मतलब एक पारंपरिक कहानी है।
ठीक है। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता है। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती हैं, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता है, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा जाता, जिस पर रोली से सथियाँ बनाई जाती। सतियाँ आपको स्वास्तिक पता होगा ना, स्वास्तिक, उसी को सथियाँ बताया गया है। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती थी। एक राजा निर्वंशिया थे, माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा की एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा से सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। इसका मुख्य पात्र, राजा निर्वंशिया का मुख्य पात्र है जगपति और इसकी पत्नी चंदा। बीच में आता है बच्चन सिंह। ये 3 पात्र आपको मुख्य याद रखने हैं, जगपति, चंदा, जगपति, चंदा, बच्चन सिंह। ये 3 मुख्य पात्र हैं इस कहानी के। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभाती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गाँव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना दिया। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं मुहावर तक पड़ेगी जब पहली विदा की शायद होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली सी हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी, गृहस्थी का ढंग बात समझा दिया। और जगपति की माँ ने जब जाने कब से आस लगाए बैठी थी, उन्होंने आराम की सांस ली। ये प्रश्न पूछा गया था कि जगपति की माँ ने जो है अपनी बहू को चाबियाँ सौंपकर कैसी सांस ली, ये प्रश्न पूछा गया था। आप समझ सकते हो कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आराम की सांस ली, उसमें लिखा था चैन की सांस ली, या पता नहीं 4 ऑप्शन थे, मैंने जहाँ तक मुझे याद है, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था। और पूजा पाठ में समय काटने लगी। दोपहरियाँ दूसरों के घर के आंगन में बिताने लगी। सांस का रोग था। जगपति की माँ को कौन सा रोग था? सांस का रोग था। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर ने नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ, अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुमार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंप कर सदा के लिए मौन हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 वर्ष इंतजार करने के बाद भी वे गोद में ना खिला पाई और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थी राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे। कितने रोज? 7वें रोज। पर उस दफ़ा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदार की एक शादी में जाना पड़ा।
उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम। एक और पात्र है ये दयाराम, नोट कर लेना। देखिए, जगपति, चंदा, बच्चन सिंह और दयाराम। ठीक है, ये दयाराम भी गौड़ पात्र है। गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपत भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूक चलाई तो सबकी घिघी बन गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोंकर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा सा छा गया। डाके वाले ने बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपत ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई। ये हवाई बंदूक इन ठेल पिलाई लट्ठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपत की जांघ को पार करती निकल गई, दूसरी उसकी जांघ के ऊपर गोले में समाकर रह गई। चंदा रोती कलपति और मनौतियां मनाती जब वहां पहुंची तो जगपत अस्पताल में था। दयाराम की थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और जगपत की देखभाल के वह अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी उसी में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल में दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। जो अस्पताल था वहां से दयाराम का गांव जो था कितने कोस दूर था? 4 कोस दूर था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं, जाग की हड्डी का चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल करते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले, रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटे थी। मरीजों के कमरे में से लगा दवा बनाने का कमरा था, उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उस कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। बच्चन सिंह कौन थे? कंपाउंडर थे वहाँ के। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आधा लोग। छठे छमाहे कोई औरत दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमारी पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती थी। उस दिन बच्चन सिंह जगपत के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोक के खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह करा उठा। चंदा के मुख से चीख निकल गई और बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपने भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक वारगी मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू जो पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अवस्थ निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। आहो कराहो, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा
तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बचन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवाखाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूले का घाव कुछ दिन जरूर लगेगा। अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दें, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है, उनमें बचन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बचन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। रही दवाइयाँ सो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है उन्हें। अच्छा, देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपत की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपत की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपत ने अनमने स्वर में बोला। कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए जरूरी हैं, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। कौन कहता है? जगपति कहता है। नोट कर लेना, परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा और तीसरे रोज जगपत के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थीं और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपत के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थीं, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे कि आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए, पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ता था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिल मिलाकर जाग पड़ा। पर जगपत के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई हैं, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपत ने कहा और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक पर रो में बड़ी बड़ी बातें कहे जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपत का व्यवहार चंदा को लग गया था और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई।
जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जवान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज़ इतनी बेआवाज़ थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परत जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भवक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज़ दूर मैदान के छो तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वो बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनके झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वो कड़ा उसके कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरे पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह गया जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बलखाती शाम की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिसमें असमंजसता, पीड़ा और निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजमहल में उपस्थित थे। राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण वो अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों को में एक बात सूल सी गड़ती रहती थी कि उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और तो यहाँ से चला जाएगा। जगपत ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। तो यहाँ पे मैनपुरी याद रखना आप लोग, राजा निर्वंशिया में जो है मैनपुरी शहर का वर्णन किया गया है। आखिर तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी, आखिर वह ठीक तो होगा ही और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों। चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सोचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बींधे सकते थे और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस वाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा एक झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि बनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फींक रही थी।
जमुना सुनार एक और गौण पात्र है, जिसके दर्जादार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे पर कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मेजान लगाने में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्वंशीय अस्पताल से लौट आए, गुलमा भी आई है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोल, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। जगपति कहता, न तेल न। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात के अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग्य सा से कह रहा था, राजा निर्वंशीय अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया, पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन थी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां, जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिए उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो और उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ और उसके सिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर हुआ और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बार की चक्कर काट दिया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिंगी बंद जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकरा कर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रह गया। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के बच्चे के गहुआरे बालों की सी महक, दूध की कंचाइद, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम से रोए रेशम से और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियाँ और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज़ की लय। फूल की पंखुड़ी से पतले पतले ओंठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक, उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीर खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए झटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज़ उसकी अंगुलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा हुआ कुछ उसके हाथ में आ गया। उस अपने को संयत करता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसे अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने जब सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर इसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे, पर उसका गला बुरी तरह सूख गया। जवान जैसे ताल उसे चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी।
रक्त पानी हो गया, थोड़ा सा संयत हुआ। उसने भी कड़े उसी रूमाल में लपेटकर उसी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सिंक का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का, तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपत सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांगकर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज ही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी? एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे? उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और कणों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर ढांपेगा? और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहा। किसी से उधार ले, पर किस संपत्ति पर? क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा? और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं कोई चीज़ खरीदते वक्त, भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक पैसे की मसाले की पुड़िया बनवाकर 11 मरतबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिन्नतें करते करते सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोंचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को लड़ा झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बनवाते हैं। भाव की जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफ़ायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुँह से मांग कर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए? पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। आगंतुक का अतिथि होता है साथियों। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आंख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। तो ये थी हमारी राजा निर्वंशिया कहानी का पहला भाग जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। क्योंकि लंबी कहानी है साथियों, एक क्लास में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैं इसके 2 भाग आप सभी को उपलब्ध करा रही हूँ। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ाई हैं या बताई हैं आप उनको नोट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी ज्वाइन कर लीजिए और हाँ, यदि पेपर फर्स्ट ज्वाइन करना है तो प्राइवेट क्लास के लिए कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना।